दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो है अपना पर्चा भर दिया। वो जो नामांकन पत्र होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है उस इलाके के डीएम को, वो हो गया। लेकिन आज जिस मुद्दे पे बात करनी वो ये है कि प्रधानमंत्री ने तो भर दिया, लेकिन श्याम रंगीला भर नहीं पाए। आप जानते होंगे श्याम रंगीला करके एक कॉमेडियन है, व्यंग्यकार है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और वो नरेंद्र मोदी साहब की मिमिक्री करने के कारण जो है वो प्रसिद्ध हुए हैं, फेमस हुए हैं, लोग उनको जानने लगे हैं। तो श्याम रंगीला जो कि एक बड़े ही जिसे कहते हैं कि हंसने हंसाने के प्रोफेशन में थे, उनको पता नहीं कौन सी मत मारी गई। ओहो, उन्होंने सोचा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी की मिमिक्री करते करते उनको लगा शायद हमको भी उसी मैदान में कूदना चाहिए जहां पे मोदी जी है। वो कुछ मैसेज भी पास करना चाहते थे, तो ठीक है। लेकिन हुआ ये कि श्याम रंगीला की जो नामांकन है, जो उसका जो फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल के श्याम रंगीला का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हमारे देश के जो प्रबुद्ध जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि बड़े जाने माने मतलब जबरदस्त एडवोकेट हैं, जो कानून को, संविधान को, हर चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग इस आज की स्थिति को कैसे देखते हैं, उनका क्या मानना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हो, उनकी सोच, उनकी राय, या तो सुप्रीम कोर्ट की एक जो उदासीनता हम सबको दिख रही है कुछ मामलों को लेकर जो बड़े गंभीर है, चाहे वो बात ये उनकी सोच उस चीज को लेकर भी क्यों ना हो, वो भी बात करेंगे। पहले ये श्याम रंगीला का मैं बता दूं, उन्होंने अपना दुखड़ा जो है, उनका जो दुख है वो उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है एक वीडियो के जरिए, और वो पूरी बातचीत उन्होंने अपनी ओर से एक्सप्लेन की है कि किस तरह से उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और किस तरह से उनको चुनाव लड़ने से रोका गया। वो एक चीज समझ नहीं पाए, वो शायद समझ नहीं पाए कि देखिए ऐसा है भाई, एक जगह से दो कॉमेडियन जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। एक जगह से एक कॉमेडियन का ठीक है, अब दूसरा भी वहां पे आ जाए जो कि एक समान, एक से एक सुर में, एक टोन में, एक ही तरह से जो बातें करते हो, तो भाई वो कैसे उनको टिकट मिलेगा? किसी एक को मिलेगा, एक कॉमेडियन को। अब इतनी सीधी बात भी वो समझ नहीं पा रहे तो क्या करें। तो खैर, उन्होंने अपनी बात जो रखी है वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। दोस्तों बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9, सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है, क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वहाँ पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना।
मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा। मेंटेन हुआ नहीं है, यही समझ। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं बस। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए, टाइमिंग तो आता है ना एडजस्ट। हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। डीएम को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही है, वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतजार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 55 मिनट का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है, आपने कहीं साइन करवाया मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विदिन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला बनना ही नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो। अब ये श्याम रंगीला साहब की बात आपने सुन ली। अब कानून और कायदे तो सभी के लिए एक समान होने चाहिए। और ये बात सच है कि नामांकन पर्चा जो आप फॉर्म पे भरते हैं उसमें आप और उसके साथ जो हलफनामा आप दायर करते हैं एफिडेविट, वो उसमें कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते आप। पर आप सबको याद है कि मोदी साहब ने जब 2014 में अपना हलफनामा दायर किया था उसमें क्या गड़बड़ थी, उसके बाद भी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये जो स्थिति बनी हुई है देश में, ये कानून का जो दायरा है वो छोटा या मोटा, ऊपर या नीचे, व्यक्ति की हैसियत और उसके पद के हिसाब से हमारे देश में जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वो बड़ी चिंता की बात है। चुनाव आयोग जिस बायसनेस से, जिस पक्षपातपूर्ण रवैये से इस चुनाव को कंडक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल नजर आता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर सुनवाई करता है तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो कहता है कि लोगों को, देश की जनता को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखना चाहिए। अभी हम लोग देश की आम जनता बात करें, हम पत्रकार लोग बात करें, इस पर विरोध करें, ये सब तो हो रहा है। लेकिन वो लोग जो कि इस देश में बड़े प्रबुद्ध माने जाते हैं, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जो कि देश की सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एकदम जिसे कहते हैं कि 30 मार खां टाइप के लॉयर लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं। अब जो वो लोग भी इस तरह की बात करें तो आप फिर इसको क्या मानिएगा? मैं सुना था कपिल सिब्बल साहब जो कि बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं,
दुष्यंत दवे साहब जो कि बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, और बाकी इनके साथ और 2 लोग, ये लोगों ने एक अपनी छोटी सी पैनल डिस्कशन की थी कपिल सिब्बल साहब के यूट्यूब पर, और वहां पे जो उन्होंने जो बात कही है, देश के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से कहे तो इग्नोरेंस जो दिखा रहा है, जो हो रही चीजें उसके खिलाफ, उसके प्रति कह सकते हैं, उस पर उन्होंने बात की, वो आप सुनिएगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि 2019 से लेकर अब तक मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने लगभग 27 नोटिस दिए हैं। 27, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, तो कैसे कोई विश्वास रखे? किस आधार पे हम विश्वास करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हैज इट बिकम द लॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो सरकार कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी? तो तभी तो शक पैदा होता है कि अगर यही काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो मशीन पे भी शक पैदा होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइवरी टावर में तो नहीं रहते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने भी देखा होगा, वो भी कानून जानते हैं, वो भी सेक्शन 123 जानते हैं, वो ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जानते हैं, वो भी 153A जानते हैं, वो भी सेडिशन जानते हैं। तो these statements are, according to me, so serious. Absolutely. That's also likely to happen. Yes, they can do anything. Today the government can do anything. It's very When sad. it comes to citizens, when it comes to critics, when it comes to even stand-up comedians, this government has very unusual yardsticks, and sadly the judiciary is unable to protect. यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती ही नहीं है। I think Election Commission should have intervened and should have changed the decision. तो अब ये आपने सब कुछ सुना देखा, तो ये स्थिति है। एक और चुनाव आयोग के कचहरी को, जो मुख्य कचहरी है, ऑफिस है, बताया जा रहा है कि उसको एक तरह से अनअप्रोचेबल बना दिया है, वहां तक कोई जा नहीं सकता। अगर आपको चुनाव आयोग में कुछ अपनी बात रखने के लिए जाना हो, तो आपका प्रवेश पॉसिबल नहीं है। वो कुछ सिविल सोसाइटी वाले लोग गए थे परसों, उनको जाने नहीं दिया, रिसेप्शन तक मुश्किल से पहुंचे, फिर अपना आवेदन पत्र दिया, वहां से कहा कि आप चले जाओ, इससे आगे आप जा नहीं सकते। कोई मुख्य चुनाव आयोग से मिल नहीं सकता, उनसे फोन पे बात नहीं कर सकता। कहां है वो लोग जिनका वो जिम्मा है कि हर चुनाव के चरण के बाद पत्रकार परिषद, इससे पहले हुआ ही करती थी, पत्रकार परिषद हो, प्रेस वार्ता हो, और चुनाव के जो वोट डाले गए हैं उसके वो ना सिर्फ परसेंटेज, उसके फिगर्स, उसके आंकड़े भी प्रस्तुत हो। वो अब तक तो होता था, इस बार वो भी बंद है। ना आप मिल सकते हैं चुनाव आयोग को, ना उनसे बात कर सकते हैं, ना उसके ऑफिस में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देश की जनता को इस देश के चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। कैसे रखें? अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट बता दे इसका रास्ता क्या है, क्या तरीका है कि इन सब स्थितियों को देखते हुए हम हमारे देश के चुनाव आयोग पर भरोसा रखें। कपिल सिब्बल साहब जो कह रहे थे, आपने सुना कि 19 से लेके अब तक, 2019 से अब तक 27 नोटिस जो हैं, मतलब ये भी बड़ा फिगर है। मैं तो मतलब मुझे भी नहीं पता था कि 27 नोटिस जो है चुनाव आयोग ने दी है। पर देने के बाद हुआ क्या है, क्या कार्रवाई हुई, और बाकी और जिनको नोटिस गई उनके खिलाफ क्या हुआ है? राहुल गांधी का जो आपके पास उदाहरण है वो बिल्कुल ताजा तरीन और प्रस्तुत है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि वो जो कहती है हम मानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखें, लेकिन कृपया ये भी बता दें कि वो भरोसा रखने का तरीका क्या होगा, ये भी बता दें। यही बताना था आपको इस वीडियो में, तो मैंने बता दिया। अब आपको जो भी आपके मन में प्रतिक्रिया, सोच, राय, टिप्पणी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बातचीत आपको हमारी ये जो पसंद है, ये जो की है वो आई हो,
तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।